वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने बोहर्स मॉडल को डिस्कस किया था। अब हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि बोहर्स मॉडल पे क्या क्या वर्क हुआ और इसकी मदद से आप एटम के बारे में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। नाउ जब हमारे पास साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल देना स्टार्ट किए तो किसी भी एटॉमिक मॉडल के लिए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना बड़ी ज़रूरी थी, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो फॉर द टाइम बीइंग बोहर के मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्कस किया। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो थी वो थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी हमारे पास एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद हैं। तो बोहर के मॉडल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को भी फॉर द टाइम बीइंग सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। देन नेक्स्ट चीज़ थी हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, यानी शेल्स का रेडियस कितना है, जिन एनर्जी लेवल्स में शेल हैं उनका रेडियस कितना है। देन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी के साथ ये रिवॉल्व करते हैं। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एटम कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे बनता है और हमारे पास क्या क्या चेंजेस इन्वॉल्व हैं जो कि एटम के स्पेक्ट्रम बनाने में किरदार अदा करती हैं। नाउ दीज वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी थी किसी भी एटॉमिक मॉडल के लिए। नाउ बोहर के मॉडल के ऊपर जब कैलकुलेशंस की गई तो एटम का रेडियस, एनर्जी और स्पेक्ट्रम तीनों को एक्सप्लेन किया गया। लेकिन बोहर के मॉडल में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था, वो ये था कि हम ये जो कैलकुलेशंस करते हैं ये सिर्फ उन सिस्टम्स पे या उन एटम्स पे एप्लीकेबल हैं जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस थी बोहर्स मॉडल के लिए वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए थी। ना वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन के बाद मैं हीलियम की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हीलियम को मैं कन्वर्ट कर देता हूं इनटू हीलियम 1+ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। तो इस पे भी बोहर की कैलकुलेशंस अप्लाई होती हैं। सिमिलरली हीलियम के बाद है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3। अब लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लेकिन अगर मैं लिथियम 2+ ले लूँ तो लिथियम 2+ में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के जितने भी आपके पास एटम्स या आयंस हैं जिनमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो बोहर की जो कैलकुलेशंस हैं सिर्फ इन सिस्टम्स पे एप्लीकेबल हैं। अब अगर मैं किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूँ लाइक हीलियम का न्यूट्रल एटम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोहर का मॉडल इस एटम के रेडियस, एनर्जी या स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एनी हाउ लेट्स डिस्कस द रेडियस, एनर्जी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। नाउ जब हम कैलकुलेशंस करके बोहर्स के रेडियस की डेरिवेशन करते हैं तो रेडियस की इक्वेशन आती है ε0 h² n² divided by pi m e z. Now ε0 is permittivity constant, h is Planck's constant, n is the number of shell, pi is constant, mass of electron is m, charge on electron is e, and z is the number of protons in the nucleus. यानी जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम देख रहे हैं उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं। So these are the parameters that are used in determining the radius. Now अगर हम इन पैरामीटर्स को देखें तो इसमें n और जो z हैं दे आर वेरिएबल पैरामीटर्स, बाकी सब कांस्टेंट हैं। तो जब हम इन कांस्टेंट की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। सो 0.529 एंगस्ट्रॉम्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं n² और डिवाइड करते हैं बाय एटॉमिक नंबर। सो ये हमारे पास रेडियस की इक्वेशन बन जाती है फॉर एनी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की किसी भी शेल की रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पूछा गया है कि आप हीलियम के 3rd शेल का रेडियस बताएं। तो हीलियम के लिए हम वैल्यूज़ पुट इन करेंगे। r इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। शेल 3rd शेल है जिसका हमने रेडियस निकालना है, तो इंटू 3² डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज़ 2। तो इस इक्वेशन से हीलियम के 3rd शेल का रेडियस आ जाएगा। लेकिन बोहर की जितनी भी कैलकुलेशंस थी वो थी तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए, लेकिन हमारे पास न्यूट्रल स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है दैट इज़ ओनली हाइड्रोजन। तो ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम को एक्सप्लेन करता है बोहर का मॉडल, तो इसलिए हाइड्रोजन के लिए हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं।
नाउ फॉर हाइड्रोजन स्पेसिफिकली, ये इक्वेशन है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाती है R इज़ इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम्स मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। नाउ हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर है 1, तो इसलिए Z रिमूव हो जाता है। दिस इज़ द इक्वेशन टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम के अगर फर्स्ट शेल का रेडियस मैं कैलकुलेट करूं तो 0.529 एंगस्ट्रॉम्स इनटू 1 स्क्वायर, यानी 0.529 एंगस्ट्रॉम्स इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो 0.529 एंगस्ट्रॉम्स इनटू 2 स्क्वायर इज़ द रेडियस ऑफ सेकंड शेल। इसी तरह फॉर थर्ड शेल एंड सो ऑन, तो हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम्स इनटू 3 स्क्वायर इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड शेल। तो किसी भी शेल का हम रेडियस हाइड्रोजन एटम या किसी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी आर आस्क दैट व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन से करेंगे किसी भी शेल का रेडियस। नाउ हमें अगर कंपैरिजन पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स द फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन इज़ लार्जर देन सेकंड शेल, यानी फोर्थ शेल का रेडियस सेकंड शेल के रेडियस के मुकाबले में कितना ज़्यादा है। तो फोर्थ शेल का रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम्स इनटू 4 स्क्वायर यानी 16, डिवाइडेड बाय सेकंड शेल का रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम्स इनटू 2 स्क्वायर यानी 4। तो फोर्थ शेल का रेडियस जो है वो सेकंड शेल के रेडियस के 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो यूँ हम किसी भी शेल के रेडियस को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम रेडियस की इक्वेशन को देखें तो रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होगी तो आपके पास रेडियस की वैल्यू मज़ीद बड़ी होगी। तो आपके पास फर्स्ट शेल का रेडियस है छोटा, अब सेकंड शेल का रेडियस है बड़ा। अब फर्स्ट और सेकंड शेल के रेडियस में जो डिफरेंस है वो कम है। अगर थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल मज़ीद बड़ा है। अब थर्ड शेल और सेकंड शेल के जो रेडियस में डिफरेंस है वो और ज़्यादा है। इसी तरह फोर्थ शेल और थर्ड शेल के रेडियस में जो डिस्टेंस है वो मज़ीद ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास R2 माइनस R1 यानी फर्स्ट और सेकंड शेल के रेडियस के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम है। देन थर्ड शेल और सेकंड शेल के रेडियस के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा है। देन फोर्थ शेल और थर्ड शेल के दरमियान और ज़्यादा है। और इसी तरह जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ R विद n स्क्वायर हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव शेल्स गोज़ ऑन इंक्रीजिंग।